नमस्ते, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल। मैं सिद्धार्थ शर्मा आप सभी का 5 डे पॉलिटिकल साइंस सीरीज के डे नंबर 4 में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज। इस लेक्चर में ना केवल पूरे चैप्टर को डिटेल में बताऊंगा, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस कराऊंगा। तो चलो बिना किसी देर करे शुरू करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज उन लोगों के ग्रुप को कहा जाता है जो साथ में मिलकर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं और अगर इलेक्शन जीत जाए तो जीतने के बाद गवर्नमेंट बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने एक बात नोटिस करी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अक्सर पार्टीशनशिप के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। सर, पार्टीशनशिप का मतलब क्या होता है? पार्टीशनशिप का मतलब होता है कि जब एक ग्रुप का एक न्यूट्रल अप्रोच लेने की क्षमता खत्म हो जाती है और वो बायस्ड अप्रोच लेने लगता है। वो अपने वोटर बेस की तरफ, जो लोग उनको वोट देते हैं, केवल उनके बारे में बात करता है, तो उसे पार्टीशनशिप कहते हैं। और अक्सर देश में देखा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो अपने वोटर बेस को खुश करने के लिए पार्टीशनशिप करने लगती है। पार्टीशनशिप की डेफिनेशन 2 नंबर के लिए आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, जिसके लिए मैंने वो यहां पर लिख रखी है दोस्तों, तो इसको जरूर याद करके जाइएगा। अब पॉलिटिकल पार्टीज तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि एक इंसान, एक इंडिया में वोटर कितनी बार वोट देता है? और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टोटल 470 आर्टिकल्स होते हैं। कितने आर्टिकल्स होते हैं? 470 आर्टिकल्स होते हैं। इन 470 आर्टिकल्स में से आर्टिकल नंबर 326 ये कहता है कि हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आप भारत देश के अंदर वोट देने का अधिकार रखते हो। और इसी को कहा जाता है, इसी चीज को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंडर आर्टिकल 326, एवरी इंडियन सिटीजन जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, उसके पास वोट देने का अधिकार है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि एक इंडियन सिटीजन कितनी बार वोट देता है? अगर भारत की बात करें तो भारत में एक इंडियन सिटीजन सबसे पहले अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव के लिए वोट देता है, यानी कि अपने प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन के लिए वोट देता है। दूसरी बार भारत में स्टेट गवर्नमेंट के लिए वोट दिया जाता है, वोटिंग करी जाती है। और तीसरी बार लोकल गवर्नमेंट के लिए वोटिंग करी जाती है। और लोकल गवर्नमेंट में भी अगर आप गांव में रहते हो, यानी कि अगर आप रूरल एरिया में रहते हो, तो आप अपनी पंचायत के लिए वोट करोगे। और अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो तो आप अपनी म्यूनिसिपैलिटी के लिए वोट करोगे। यानी कि भारत देश के अंदर एक आदमी 3 बार टोटल वोट देता है। एक बार अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, दूसरी बार अपनी स्टेट गवर्नमेंट के लिए और तीसरी बार अपनी लोकल गवर्नमेंट के लिए। और जैसा कि आपको पता है, जब एक देश में 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है तो उसे फेडरल फॉर्म ऑफ कंट्री कहते हैं। भारत में तो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना। तो हमारे देश के अंदर हम टोटल 3 बार वोट देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे देते हैं। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। क्या आपको इस पेज पे कुछ दिख रहा है? सर, कुछ नहीं दिख रहा है, अंधकार ही दिख रहा है सिर्फ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस पेज पर एक चीज दिखेगी और आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, भोपाल का मैप। ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं, ये इस समय आपके सामने भोपाल का मैप है। क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप यहां यहां और यहां वोटिंग करते हो। तो आइए सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट का एग्जांपल लेके करते हैं, वो भी भोपाल के एग्जांपल के साथ। ठीक है सर। तो अभी चुनाव होने जा रहा है मेरे दोस्त लोकल गवर्नमेंट का। हम लोग लोकल गवर्नमेंट का चुनाव की बात कर रहे हैं विद टेकिंग एग्जांपल ऑफ भोपाल। अब ये भोपाल है। भोपाल में क्या कर रहे वाले, जब आप भोपाल जैसे शहर का चुनाव करते हो, इसका मतलब आप म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन करने जा रहे हो। म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन करने जा रहे हो, ठीक है सर। अब पूरे के पूरे भोपाल को मैं खूब सारी, पूरे के पूरे भोपाल को मैं खूब सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दूंगा। पूरे भोपाल को कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाएगा और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक वार्ड बोला जाएगा। अब भोपाल है, उसमें कई सारी कॉलोनीज हैं और मैंने हर कॉलोनी को लगभग लगभग एक वार्ड बोल दिया गया। अब हर वार्ड पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपना कैंडिडेट उतारेंगे। बीजेपी वाले भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे, कांग्रेस वाले भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे, आम आदमी पार्टी वाले भी कैंडिडेट उतारेंगे, सपा बसपा सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस पे अपना कैंडिडेट उतारेंगे।
अब मेरी वार्ड में मैं जाऊंगा वोट देने, मुझे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट पसंद आएगा मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को वोट दूंगा। और इस इलेक्शन में यानी कि इस म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में मेरे वार्ड से जिस भी कैंडिडेट को मैक्सिमम वोट मिलेंगे वो आदमी मेरे वार्ड से काउंसिलर बन जाएगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वो मेरे वार्ड से पार्षद बन जाएगा। ठीक है सर, पार्षद बन गया। अब भोपाल में आपके वार्ड से मान लेते हैं बीजेपी का पार्षद बन गया, दूसरे वार्ड से कांग्रेस का पार्षद बन गया, तीसरे वार्ड से सपा का पार्षद बन गया, चौथे वार्ड से फिर बीजेपी का पार्षद बन गया। तो भोपाल में जितने भी वार्ड थे, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा पार्षद होंगे वो पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट भोपाल का मेयर बनेगा, यानी कि महापौर बनेगा। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से मैंने अपने शहर का मेयर सिलेक्ट कर लिया पहले इलेक्शन के अंदर। ठीक है सर, यह था आपका लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन। फिर आप काय की बात कर सकते हो। अब अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल एक स्टेट के अंदर आता है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं भोपाल इज अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल इज अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मैंने एक बार भोपाल में इलेक्शन दिया, अब मैं मध्य प्रदेश के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करूंगा। चलिए ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो इलेक्शन है जिसको हम बात करेंगे कि अब ये स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन होने जा रहा है। अब होने जा रहा है दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन। और अब स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन में क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश का पार्ट है तो मैं मध्य प्रदेश का एग्जांपल लेके आप लोग को समझाऊंगा। जो स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होने जा रहा है। यानी कि आप इसको हिंदी में कह सकते हो कि अब हमारे पास दोस्तों विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है। और हर स्टेट का अपनी खुद की विधानसभा होती है, तो हर स्टेट की अपनी खुद की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसका इलेक्शन होता है। अब जैसे आपने पिछली बार भोपाल को कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा था, अब आप इस बार मध्य प्रदेश को कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटेंगे। अगेन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना कैंडिडेट उतारेंगी। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, सारी पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना कैंडिडेट उतारेंगी। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुझे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट सबसे अच्छा लगेगा मैं उस कैंडिडेट को वोट दूंगा। आफ्टर द इलेक्शन जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे वो उस जगह का, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाएगा। क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो रहा था तो जो जीत के आएगा वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगा, जिसे हम हिंदी में दोस्तों विधायक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके सर पूरे मध्य प्रदेश के कई सारे विधायक सिलेक्ट होंगे, बिल्कुल सिलेक्ट होंगे। हो सकता है कुछ विधायक कांग्रेस के होंगे, कुछ विधायक बीजेपी के होंगे, कुछ विधायक आम आदमी पार्टी के होंगे। और पूरे मध्य प्रदेश में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक होंगे, ऑफ कोर्स एक नंबर से ज्यादा, वो पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट जो होगा अब वो मध्य प्रदेश का अगला चीफ मिनिस्टर बनेगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आपका मुख्यमंत्री। अब वो मध्य प्रदेश का दोस्तों मुख्यमंत्री बनेगा अगले 5 साल के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि अब हमने किस तरीके से मध्य प्रदेश के इलेक्शन में मैंने वोट दिया था अपने MLA को, विधायक को, लेकिन सबसे ज्यादा जिस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट होते हैं उसका कैंडिडेट प्रदेश का CM बन जाता है। ठीक है सर, आपने 2 बार वोटिंग कर दी। पिछली बार आपने लोकल गवर्नमेंट के लिए वोटिंग करी थी, अब आपने स्टेट गवर्नमेंट के लिए वोटिंग करी। पिछली बार आपने भोपाल के लिए वोटिंग करी थी, अब आपने मध्य प्रदेश के लिए वोटिंग करी। अब लेकिन मध्य प्रदेश कहां आता है? मध्य प्रदेश आता है इंडिया के अंदर। तो अब तीसरी बार वोटिंग करने जा रहे हैं। इंडिया की जो वोटिंग होती है उसे आप कह सकते हो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वोटिंग होने जा रही है। कुछ लोग इसे यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, तो आपको जो ठीक लगे आप वो करिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं? पूरे देश की, यानी कि अब हम भारत की बात करने जा रहे हैं, इंडिया की बात करने जा रहे हैं। तो जब आप पूरे देश की वोटिंग करने जाते हो तो इसको कहा जाता है लोकसभा। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है लोकसभा इलेक्शंस। अब जैसे भोपाल को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा था, मध्य प्रदेश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा था, अब वक्त आ गया है पूरे देश को, भारत देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाएगा।
अब मेरी कॉन्स्टिट्युएंसी से अगेन बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी सबने अपना अपना कैंडिडेट उतारा। मुझे जो कैंडिडेट सबसे अच्छा लगेगा मैं उस कैंडिडेट को वोट दूंगा, और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को मैक्सिमम वोट मिलेंगे वो मेरी कॉन्स्टिट्युएंसी से, मेरे प्यारे बच्चों, एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, जिसे हम लोग हिंदी में सांसद कहते हैं। तो मेरी कॉन्स्टिट्युएंसी से जिस भी कैंडिडेट को मैक्सिमम वोट मिलेंगे वो मध्य एमपी बन जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, यानी कि वो सांसद बन जाएगा। एंड ऑफ कोर्स भारत देश में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद होंगे, सबसे ज्यादा एमपी होंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री जी बन जाएंगे, प्रधानमंत्री जी बन जाएंगे। लेकिन इसमें आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि भाई कॉन्स्टिट्युएंसी के, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं कि अगर आप भारत देश की बात करें तो भारत को हमने 543 कॉन्स्टिट्युएंसीज में बांट रखा है। इलेक्शन होता है, 543 कॉन्स्टिट्युएंसी पे वोटिंग होती है, और लोकसभा का इलेक्शन यह कहता है कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के 272 या उससे ज्यादा कैंडिडेट जीत के आएंगे वही पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट लीडर देश का प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा अगले 5 साल के लिए। तो इस तरीके से एक भारतीय अपने जीवन में 3 बार अपने अपने वोटिंग पीरियड के अंदर, वोटिंग साइकिल में 3 बार वोट देता है। एक बार वो वोट देता है लोकल गवर्नमेंट के लिए, अपने शहर के लिए या अपने गांव के लिए। दूसरी बार वोट देता है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए यानी अपने स्टेट के लिए, और तीसरी बार वो वोट देता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, अपने देश के लिए। जब वो पहली बार अपने स्टेट के लिए वोट देता है तो अपने पार्षद को सिलेक्ट करता है, और उसकी सिटी से जितने सबसे ज्यादा पार्षद होते हैं उसका कैंडिडेट मेयर बनता है। जब वो अपने स्टेट के लिए वोटिंग करने जाता है तो वो अपने विधायक को सिलेक्ट करता है, और स्टेट में जिसके सबसे ज्यादा विधायक होते हैं वो सीएम बनता है। और जब अपने देश के लिए वोटिंग देने जाता है तो वो अपने सांसद को सिलेक्ट करता है, और देश में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद होते हैं, और ये भी कह सकते हो कि 272 से ज्यादा सांसद होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट देश का प्रधानमंत्री यानी पीएम बनता है अगले 5 साल के लिए। सर ये तो आपने बता दिया कि एक आदमी 3 बार वोटिंग करता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हम वोट देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या कंपोनेंट होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या क्या होता है। तो दोस्त यहां पे बताया गया है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज के टोटल 3 कंपोनेंट होते हैं, और ये क्वेश्चन बोर्ड वालों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए इसको तो रट के ही जाइएगा। एक पॉलिटिकल पार्टी के पास टोटल 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले होता है उसका एक लीडर। जो भी पॉलिटिकल पार्टी होता है उनका एक मेन लीडर, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके लिए मोदी जी हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो उनके लिए खड़गे जी हैं, आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके लिए अरविंद केजरीवाल जी हैं, तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो उनके लिए ममता बनर्जी जी हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर होता है। सेकंड नंबर पे आते हैं उसके एक्टिव मेंबर्स। ये वो लोग होते हैं जो इस पॉलिटिकल पार्टी की टिकट को लेके आने वाले चुनाव में इलेक्शन लड़ते हैं। तो जितने लोग चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो जीते चाहे हारे, उससे कोई मतलब नहीं, जो इसके मेंबर्स हैं, एक्टिव मेंबर्स, वो उसका दूसरा कंपोनेंट है। और तीसरा होता है उनका वोटर बेस, यानी वो लोग, वो लॉयल लोग जो इस पॉलिटिकल पार्टी को हर चुनाव में वोट देते हैं। तो जो भी इनके फॉलोवर्स होते हैं वो तीसरा कंपोनेंट होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम वाले बार बार पूछते हैं। इवन आज भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट लाया उसमें भी ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है सर, सवाल ये उठता है कि सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। 3 कंपोनेंट होते हैं, लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टी का मेन काम क्या है, मैं तो यही नहीं समझ में आया आज तक। आओ मैं बताता हूं। सबसे पहला फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टी का टू शेप पब्लिक ओपिनियन, यानी कि जब आपको पता चल जाता है कि आप चुनाव लड़ने वाले हो तो आप रैली करते हो, आप स्पीच देते हो, आप एडवर्टीजमेंट देते हो, आप लोगों के घर घर जाते हो, आप सबको जाके अपने बारे में बताते हो कि व्हाई शुड दे गिव वोट टू यू। अगर आप पावर में आ गए तो आप क्या करोगे, ये सारी बातें आप उन लोग को जा जाके बोलते हो। तो ये चीज बताई गई है सबसे पहली बात कि जो पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट होता है वो अपने स्पीचेस की मदद से, कैंपेन की मदद से, मीडिया की मदद से, इन्फ्लुएंसर्स की मदद से वो लोगों को बताता है कि व्हाई शुड दे वोट हिम और हर। तो पहला काम होता है टू शेप पब्लिक ओपिनियन। अगेन
आप पब्लिक ओपिनियन क्यों शेप कर रहे हो? क्योंकि आप इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहते हो। सेकंड स्टेज ही आ जाता है कि आप इलेक्शन में कंटेस्ट करते हो। आप इलेक्शन में कंटेस्ट करते हो, अगर आप इलेक्शन जीत गए तो क्या होगा सर? तो भाई आप गवर्नमेंट बनाओगे। इलेक्शन अगर आप जीत गए तो आपको गवर्नमेंट बनानी, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद क्या करती है पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट? उसके बाद ये लोग क्या करते हैं? पॉलिसीज और प्रोग्राम लेकर आते हैं। जैसे आपने वाटर रिसोर्सेज चैप्टर में पढ़ा, जल जीवन मिशन, ये एक स्कीम है। इसके लिए ये स्कीम जो है ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है। मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम लेकर आता हूं, हर घर एसएसटी, ये प्रोग्राम है, ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, मुझे अच्छा लगा मैंने ले आया मैं प्रोग्राम ये वाला। अगली पॉलिटिकल पार्टी आएगी, उनको अच्छा लगेगा वो कंटिन्यू करेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा वो हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो बार नहीं पूछेगा कि क्यों हटा दिया। तो जब एक आदमी की या एक ग्रुप की या एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बन के आती है तो उनका अगला काम यही होता है कि वो अलग अलग पॉलिसीज लेकर आते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स लेकर आते हैं वो लोग। और इसके अलावा वो कई बार लॉज भी बनाते हैं। सर लॉज का क्या मतलब होता है? लॉज का मतलब होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले से बना रखा है, जिसे भीमराव अंबेडकर जी और उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी बना के गई थी, अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज ऐड करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो, तब जाके एक लॉ बनता है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के साथ साथ नए नए लॉज भी बनाती है। कोई भी लॉ हो सकता है, और उस लॉ को बनाने के लिए अगेन लोकसभा से पास कराओ, राज्यसभा से पास कराओ, वो सारी प्रोसेस तुमको पहले से पता है। लेकिन जरूरी थोड़ी कि कैंडिडेट अगर इलेक्शन लड़ रहा है और अगर इलेक्शन जीत भी जाए तो उसकी सरकार बने। सर मतलब नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं। मान लेते हैं कि मैंने जैसा कि आप लोग को बताया कि लोकसभा में भारत देश की अगर बात करें तो भारत देश के अंदर इस समय 543 सीट्स हैं। सर सही तो कह रहे हो आप। उसमें मैंने कहा कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने 543 में से 272 या उससे ज्यादा सीटें जीत ली वो पॉलिटिकल पार्टी विनर कहलाएगी। सर ये भी सही कह रहे हो आप। अब मान लेते हैं कि रिजल्ट आया और रिजल्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी 300 सीटें आ गई, भारतीय जनता पार्टी की 200 सीटें आ गई। अब 543 में से 500 हो गई हैं। आम आदमी पार्टी की मान लेते हैं 43 सीट्स आ गई। अब आप खुद बताइए इस इलेक्शन का विनर कौन है? सर इस इलेक्शन का विनर तो सर कांग्रेस है। बिल्कुल सही। और कांग्रेस का जो लीडर होगा वो देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और कांग्रेस वाले अपने में से ही देश के बाकी मिनिस्टर्स निकालेंगे, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, अलग अलग तरीके के मिनिस्टर्स बनाएंगे। तो जो ये बाकी के 243 लोग जीत के आए, इनका क्या? ये जीत के आए लेकिन इनके नंबर इतने नहीं थे कि इनकी सरकार बन सके। ये जीत के आए लेकिन इनके नंबर इतने नहीं थे कि ये प्राइम मिनिस्टर बन सके या मिनिस्टर्स बन सके। तो ये लोग देश की लोकसभा में जाके बैठेंगे, लेकिन इनका जो रोल होगा, इनका रोल होगा दोस्तों अपोजिशन का। इनका रोल होगा अपोजिशन का। ये लोकसभा बैठेंगे अगले 5 साल तक, और ये जब जाएंगे तो जो जीतने वाली पार्टी है उनको इनका साथ चाहिए रहेगा। कोई भी लॉ को पास कराने के लिए, किसी भी लॉ को पास कराने के लिए, कोई भी चीज देश में करने के लिए उनको इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। वोटिंग होगी प्रॉपर लोकसभा में। साथ ही साथ अगर जो पावर में गवर्नमेंट है अगर वो कुछ गलत कर रही है या ऐसी कोई चीज है जो वो नहीं कर रही है, तो ये अपोजिशन वालों का रोल होता है कि वो उनको पार्लियामेंट में बताए कि आपको ये करना, आपको ये नहीं करना है। तो जो लोग यहां पर जिनकी सरकार नहीं बन पाई, ये लोग अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं, और यही अगला फंक्शन है कि रोल ऑफ अपोजिशन दोस्तों। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। मैंने आपको टोटल 6 फंक्शंस बताए। ठीक है सर, अब बात करते हैं व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी। क्या जरूरत है सर आपको पॉलिटिकल पार्टी की? क्या करोगे आप पॉलिटिकल पार्टी का? चलो आपको बर्थडे पे गिफ्ट कर दी, करना क्या है पॉलिटिकल पार्टी? 4 रीजन बताऊं। सबसे पहले बात है सपोर्ट एंड रिसोर्सेस। इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए, पैसा, वो रिसोर्सेस चाहिए। वो पैसा और रिसोर्सेस अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन हो जाते हो तो वो आपको पैसा और रिसोर्सेस दोनों मिलेंगे। अब आप कह रहे हो सर बोलते हो तो तुम भी बढ़िया हो, चुनाव लड़ लो। भाई कैसे लड़ लो? जेब में जूता खरीदने का पैसा नहीं, तुमको लगता है मैं चुनाव लड़ सकता हूं, मैं बड़ी बड़ी रैलियां कर सकता हूं? 3 तो दोस्त नहीं है मेरे, तुमको लगता है मैं रैलियों में बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा कर सकता हूं?
लेकिन किंतु परंतु अगर मैं को किसी पॉलिटिकल पार्टी का टिकट मिल जाता है, कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का, तो ये पैसों की और ये लोगों की भीड़ की, ये गाड़ी घोड़े की, इन सब की मुझे कमी नहीं पड़ेगी, क्यों? पॉलिटिकल पार्टीज के पास ऑलरेडी वो है। तो अगर मुझे टिकट मिल जाएगा तो मुझे उनका एक्सेस मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कॉमन आइडियोलॉजी। अब अगर मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, क्योंकि देखो इलेक्शन में खड़े होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी टिकट दे, हो सकता है ना दे कोई पॉलिटिकल पार्टी। तो दूसरा तरीका यह होता है कि अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो, मेरी जान, तो दो चीजें हैं। पहली चीज यह कि तुमको या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना टिकट दे दे। टिकट से मेरा कहने का मतलब है बीजेपी कह दे हमारे नाम पे लड़ लो तुम चुनाव, या कांग्रेस कह ले हमारे नाम पे लड़ लो चुनाव। और अगर कोई टिकट नहीं दे रहा है तुमको, तो तुम्हारे पास दूसरा यह है कि तुम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह चुनाव लड़ लो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं। अब ऐसे में मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। लोगों को पता है व्हाट इज बीजेपी, क्योंकि बीजेपी आज से नहीं कई सालों से, तो उनकी आइडियोलॉजी, वो क्या करने वाले हैं, वो क्या करते आए हैं, सबको पता है। लोगों को पता है व्हाट इज कांग्रेस, उनकी आइडियोलॉजी, वो क्या करते आए, वो क्या करेंगे, सबको पता है। लेकिन अगर मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क ये होगा कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जिनको लोग पब्लिक सालों से जानती है, उनकी आइडियोलॉजी को पहले से जानती है, उनके सामने मुझे अपनी आइडियोलॉजी रखनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा। हो सकता है मैं ना बता पाऊं, मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे वोट नहीं मिलेंगे। हो सकता है मैं उतना लेवल पे ना जाके बता पाऊं। तो इसीलिए कॉमन आइडियोलॉजी होती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप अलाइंड होते हो, तो इसमें आपको बेनिफिट मिलता है इलेक्शन में। तीसरी बात बताई गई है बेटर चांसेस ऑफ विनिंग। अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई पता नहीं होता है कि इलेक्शन में कौन खड़ा है। शर्मा खड़ा है, वर्मा खड़ा है, खान पड़ा है, सैनी खड़ा है, कोई मतलब उनको कोई पता नहीं होता कौन खड़ा हुआ है। वो जाते हैं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने। हम तो सिर्फ कमल पे बटन दबाएंगे, हम तो सिर्फ झाड़ू पे बटन दबाएंगे, हम तो सिर्फ हाथ पे बटन दबाएंगे। अब आप बोल रहे हो हाथ पे क्यों बटन दबा रहे हो, हमारे पापा देते थे, उनके पापा देते थे, उनके पापा देते थे। उनको कोई मतलब नहीं कौन कैंडिडेट खड़ा हुआ है, अच्छा है बुरा है, उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन उनको पॉलिटिकल पार्टी का साइन पता है कि मुझे किसको वोट देना है। तो कैंडिडेट के जीतने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं अगर उसको उस पॉलिटिकल पार्टी की टिकट मिल जाए जिस पॉलिटिकल पार्टी की मार्केट में गुडविल है, समाज में गुडविल है। चौथा और अंतिम पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। सर ये नहीं समझा पाओगे, लो बेटी, अगर हम इसकी बात करें, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो मान लेते हैं कि चुनाव हुआ 543 सीट्स पे हुआ। सर मान लेते हैं आम आदमी पार्टी को 300 सीट आई, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 200 सीट आई, भारतीय जनता पार्टी को 42 सीट आई, और मैं अकेला सिड सर, अकेला एक आदमी। अब सरकार किसकी बनेगी? सरकार बनाने के लिए 543 में से 272 या उससे ज्यादा सीट चाहिए। तुम्हें लगता है कि मैं सपने में भी अकेला आदमी कभी सरकार बना पाऊंगा, लेट अलोन में कभी देश का प्राइम मिनिस्टर बन पाऊंगा? तो अगर मैं देश का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता हूं, अगर मैं देश में अपनी सरकार बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरा लोगों का ग्रुप होना जरूरी है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन साफ कहता है कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के 272 या उससे ज्यादा मेंबर्स होंगे, वही पॉलिटिकल पार्टी विनर विनर चिकन डिनर कहलाएगी। मैं तो कभी ना बन पाऊं दोस्तों। तो इसलिए फॉर्मिंग गवर्नमेंट बनाने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना जरूरी है। वहां पे तुम अगर इंडिपेंडेंट लड़ने जाओगे तो तुम जीत तो जाओगे, चुनाव तो जीत जाओगे, अपोजिशन का रोल तो पक्का कर लोगे तुम, लेकिन तुम कभी भी गवर्नमेंट नहीं बना पाओगे और कभी भी देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाओगे। तो ये 4 रीजंस के कारण आपको एक पॉलिटिकल पार्टी की नीड होती है दोस्तों। ठीक है सर, समझ गए? अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि दोस्त कितने तरीके की पॉलिटिकल पार्टी होती है। टोटल अगर हम बात करें तो 3 तरीके की पॉलिटिकल पार्टी होती है। 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। सबसे पहले करते हैं हम बात 1 पार्टी सिस्टम। एक ऐसा देश
जिसमें पूरे के पूरे देश के अंदर केवल एक पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई और पॉलिटिकल पार्टी का बनना ही अलाउड ना हो, उस तरीके के देश को कहा जाता है कि वो वन पार्टी सिस्टम में, केवल एक पॉलिटिकल पार्टी। इसका बेहतरीन एग्जांपल है हमारा पड़ोसी चाइना। केवल एक पॉलिटिकल पार्टी है, सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, केवल एक पॉलिटिकल पार्टी पूरे चाइना में। अब बात करते हैं टू पार्टी सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें आपके देश के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टी होती है। इसके दो एग्जांपल ले सकते हो आप। एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन है। इस समय डोनाल्ड ट्रंप उनके प्राइम प्रेसिडेंट बने हुए हैं, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। उससे पहले जो बाइडेन थे, उनसे पहले बराक ओबामा था, ये सबकी सब डेमोक्रेट्स पार्टी के थे। इसी तरीके का एक और एग्जांपल है यूनाइटेड किंगडम, वहां पे भी दो पार्टी होती है। तो ऐसा देश जिसमें केवल दो ही पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो टू पार्टी सिस्टम में आते हैं। फिर आता है हमारा प्यारा भारत का एग्जांपल, यानी एक ऐसा देश जिसमें मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज होती है। भारत की बात करें तो आपको पता होगा कि भारत में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा, सीएमपी और तृणमूल, ऐसे करके कई सारी पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश के अंदर है। ठीक है सर, ये तो आपने हमें बता दिया। अब आइए कुछ क्वेश्चन से टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमने अभी तक जो पढ़ा वो आपको समझ में आया कि नहीं। पहला क्वेश्चन कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। मैं आपको ये तब से बताता आ रहा हूं कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कंटेस्ट इलेक्शन एंड इफ दे विन दे फॉर्म्स गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों को, ऐसे लोगों का ग्रुप जो इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, और कंटेस्ट करने के बाद अगर वो जीत जाते हैं तो वो गवर्नमेंट बनाते हैं, उसको कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है सर, समझ में आ गया। और बताइए एक और क्वेश्चन आपसे बोला गया है, अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, ग्रुप और फैक्शन। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल एक पार्टी, एक ग्रुप या सोसाइटी के एक तबके की बात करे, बायस्ड हो जाए और न्यूट्रल अप्रोच ना ले पाए, तो उसे क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि उसे पार्टीसन कहते हैं, और इस तरीके की मेंटालिटी को पार्टीसनशिप कहते हैं। ठीक है सर, दो क्वेश्चन आपने बता दिए, एक हम में भी तो बता दो। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए एक ऐसे देश का एग्जांपल बताइए जहां पे टू पार्टी सिस्टम है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आपको इसी वक्त ये वीडियो पॉज करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब देना है ए, बी, सी या डी। दोस्तों क्लियर होगी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो रिपीटेडली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से पहला क्वेश्चन, तीन कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बताओ। लीडर होता है, एक्टिव मेंबर्स होते हैं और फॉलोवर्स होते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि बताइए पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है और हमें पॉलिटिकल पार्टी की क्या नीड है, ये बताइए। अगेन, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कंटेस्ट इलेक्शन एंड फॉर्म्स गवर्नमेंट इफ दे विन इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी। नीड मैंने आप लोग को बता दी, कितनी सारी नीड्स बताई थी। और ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको भी पढ़िएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। क्या रोल प्ले करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये चीज आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग दोस्तों जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हमारे देश में आप तीन तरीके का इलेक्शन होता है। सबसे पहले होता है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट का इलेक्शन, फिर उसके नीचे होता है स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन, और सबसे नीचे होता है लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन। अब ये इलेक्शन कौन कराता है, कौन डिसाइड करेगा कि कौन इलेक्शन में खड़ा होगा, कैसे वोटिंग काउंट होगी, कौन विनर डिक्लेयर करेगा, ये सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो या स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, इन दोनों का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। ठीक है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन, इन दोनों का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। लेकिन किंतु परंतु लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होता है उसे स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है।
ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में ऊपर की 2 का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, नीचे वाले की बात कराएं तो नीचे वाले का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। अब ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके पास सर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देश में किसकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, कौन से स्टेट में किसकी स्टेट गवर्नमेंट बनेगी, ये डिसाइड करने वाले हैं। अगर ये चीटिंग करने लगे या ये बायस्ड हो जाए, ये पार्टीशनशिप करने लगे, तो फिर तो सर बंटाधार हो जाएगा, फिर क्या होगा हमारे देश का। इसीलिए ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ये इंडिपेंडेंट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो हेड होता है, जो लीडर होता है पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसे कहा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। लेकिन प्रेसिडेंट साहब सिर्फ अपॉइंट करते हैं, इसके बाद प्रेसिडेंट साहब का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू प्रेसिडेंट। जिसने अपॉइंट किया वो उसी को आंसरेबल नहीं होता है। अब इसको ये जो करना चाहे करे, अगेन जो सही है वो, इसको किसी भी तरीके का प्रेसिडेंट के ऊपर से कोई भी दबाव नहीं होता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसकी सैलरी नहीं चेंज कर सकते, इसका ट्रांसफर नहीं करा सकते, इसको समय से पहले इसकी नौकरी नहीं छीन सकते, ताकि ये इंडिपेंडेंट होके अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चला सके, ताकि इंडिपेंडेंट होके सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन और देश के सारे स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन करा सके। ये इतने इंडिपेंडेंट होते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप इनको हटाना चाहते हैं, इनको आप रिमूव करना चाहते हैं, इंपीच करना चाहते हैं, तो जिसने अपॉइंट किया है उसके पास ये पावर नहीं कि वो हटा दे डायरेक्ट। तो सबसे पहले क्या होता है कि लोकसभा में वोटिंग होती है, जिसमें बताया जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनको हटाना पड़ेगा, इनने ये गलत किया, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा था, इन्होंने ये गलत कर दिया। अगर सही पाया जाता है कि हां कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इन्होंने गलत किया है, तो लोकसभा की वोटिंग पास होने के बाद राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा में फिर बात होगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, फलाना ढिमकाना, और जब ये सब हो जाएगा उसके बाद एडवाइस किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि जी हां आप हटा दीजिए हमारे देश के इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो आप देख सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट बनी रहे, इनके काम में किसी का दखल ना हो, उसके लिए कितना ज्यादा फुल प्रूफ प्लान बनाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है सर। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम क्या होते हैं, आइए ये समझ लेते हैं। ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहली चीज ये बताइए कि इनका काम होता है कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इनका काम होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, कोई सा भी इलेक्शन हो, बस लोकल गवर्नमेंट का छोड़ के वो इलेक्शन सही तरीके से हो रहा है, उसमें कोई धांधली तो नहीं हो रही, उसमें कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है। ये जिम्मेदारी इनकी होती है कि इलेक्शन फेयर तरीके से हो रहा है, पीसफुल तरीके से हो रहा है और अनबायस्ड तरीके से हो रहा है, कोई चीटिंग नहीं हो रही है। पहली जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। सेकेंड चीज आती है टू प्रिपेयर एंड मेंटेन वोटर लिस्ट। इसका क्या मतलब है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अंडर आर्टिकल नंबर 326 हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या ज्यादा है उसके पास वोट देने का अधिकार है। इसे कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। उसे कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब ऐसा थोड़ी होता है कि तुम 18 साल के हो गए तो एकदम से तुम एक दिन सुबह उठोगे बर्थडे मनाने के लिए और एकदम से इलेक्शन कमीशन घंटी बजा रहा होगा, अरे अरे हैप्पी बर्थडे, तुम 18 साल के हो गए, अब तुम वोट दोगे। ऐसा नहीं होता। आप 18 साल के हो गए, आपको जाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, और हर सिटी में, हर स्टेट में, पूरे इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस होते हैं। आप वहां जाइए, आप वहां जाके बोलिए कि भाई साहब मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है, मैं 18 साल का हो गया हूं। वो आपसे बोलेंगे सबूत दिखाओ, तो आप अपनी मार्कशीट, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब दिखाओगे, वो उन सब चीजों को टैली करेंगे। अगर पाया गया कि हां इसकी उम्र 18 साल से ज्यादा की हो गई है,
तो जो उनका इलेक्टोरल रोल होता है, यानी कि जो उनकी लिस्ट होती है जिसमें सारे वोटर्स का नाम लिखा होता है, उस इलेक्टोरल रोल में वो तुम्हारा नाम लिख देंगे कि हां ये आदमी अब वोट देने लायक हो गया। अब जिस दिन वोटिंग होगी, चाहे लोकल गवर्नमेंट की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की वोटिंग हो, तुमको जाना है और अपना एक आईडी कार्ड लेके जाना है। चाहो तो अपना वोटर आईडी कार्ड लेके चले जाओ, बेस्ट हो गया। इसके अलावा भी अपना कोई वैलिड आईडी कार्ड लेकर जाइए, और जैसे ही आप जाएंगे वो अपनी लिस्ट यानी कि इलेक्टोरल रोल निकालेंगे और टैली करेंगे कि हाँ इसका नाम है, हाँ है, जाइए वोट देकर आइए। तो ये इलेक्टोरल रोल को बनाना, जो नए नए 18 साल से ज्यादा के वोटर आए उनका नाम ऐड करना, वो जिनकी डेथ हो गई हो उनका नाम हटाना, जो चीटिंग करके एंट्री कर रहे हैं, बांग्लादेश से आए मान लो, या किसी ने और तरीके से अपने बना रखा है, तो उनका नाम हटाना, ये सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। तीसरा काम इनका होता है रजिस्टर एंड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर चुनाव लड़ना चाहती है तो उसको अपने आप को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाके रजिस्टर कराना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको रजिस्टर करती है, उसका एक पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल देती है और फिर उनसे कहती है कि हाँ आप चुनाव लड़ सकते हो। और आगे अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि फिर उनको रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी, इनका भी दर्जा देती है। चौथा आ जाता है मॉनिटर इलेक्शन कैंपेन। अब इलेक्शन के दौरान कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, यानी कि व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स। इलेक्शन कमीशन ने साफ कह रखा है कि ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपने कुछ चीटिंग तो नहीं करी, आप लोगों से धर्म के नाम पे तो वोट नहीं मांग रहे हो, आप लोगों को भड़का तो नहीं रहे हो, आप वोट के बदले लोगों को पैसा, शराब, साड़ी तो नहीं बांट रहे हो। तो इस तरीके का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप कोई खराब तो नहीं कर रहे हो, ये भी चेक करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काउंट वोट्स एंड डिक्लेयर रिजल्ट। एज सून एज द इलेक्शन गॉट ओवर, तो वोटिंग की काउंटिंग करना और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को मैक्सिमम वोट मिले, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट जीता है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी देश की प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, यह सारा डिक्लेयर करने की जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज भी करती है। सर इसका क्या मतलब है वो बताइए। यहां पे लिखा हुआ है कि हर वो पॉलिटिकल पार्टी जो देश में चुनाव लड़ना चाहती है उसे अपने आप को इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर कराना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टी आपके डॉक्यूमेंट्स लेती है और इलेक्शन कमीशन फिर यह बताती है कि तुम एक स्टेट पार्टी कहलाओगे कि तुम एक नेशनल पार्टी कहलाओगे। और अगर तुम स्टेट और नेशनल दोनों नहीं बन पा रहे हो तो भी वो तुम्हें एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का तो दर्जा दे ही देती है। सर नहीं समझ में आया, अभी बताता हूं। मान लेते हैं कि आज मैं एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता हूं जिसका नाम है सिड सर टोपी, यानी कि SST, सिड सर टोपी। अब ये जो सिड सर टोपी नाम की पॉलिटिकल पार्टी है, इसके लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। उनके पास जाके मैं एप्लीकेशन लूंगा, वो बोलेंगे नाम क्या रखना है, मैंने कहा सिड सर टोपी। उन्होंने कहा कितना गंदा नाम है। उन्होंने कहा सिंबल क्या रखना है, मैंने कहा टोपी। बोले बहुत ही गंदा सिंबल है। तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लिए, अगर टोपी का सिंबल किसी और ने नहीं लिया तो मुझे वो दे देंगे और मुझे अपनी लिस्ट में डाल देंगे और मुझे कहेंगे कि तुम बन चुके हो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि तुमको हमने दर्ज कर दिया है, अब तुम हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से भारत देश की एक पॉलिटिकल पार्टी हो। मैंने कहा थैंक यू। अब मैं कह रहा हूं कुछ एक्स्ट्रा हो जाता तो वो कह रहे हैं कि हमारी कुछ क्राइटेरिया है, अगर ये क्राइटेरिया तुमने पूरी कर दी तो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर एक लेवल ऊपर होता है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, तो वो बन जाओगे। मैंने कहा अच्छा और कुछ ऊपर? उन्होंने कहा हमारी और भी कुछ क्राइटेरिया है, अगर तुमने वो वाली पूरी कर दी है तो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी से भी ऊपर तुम एक नेशनल पार्टी बन जाओगे। अपन के मन में तो लड्डू फूट गया भिड़ू। मैंने कहा बताओ करना क्या, जल्दी बताओ स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी बनने के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा अगर आप एक नेशनल पार्टी बनना चाहते हो
तो पहली चीज ये बताई गई है कि या तो ये कंडीशन पूरी कर ले, या तो जे कंडीशन पूरी कर ले, या तो जे कंडीशन पूरी कर ले, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यानी नीचे दिए गई तीन कंडीशन में से कोई एक पूरी कर लोगे तो तुम देश की नेशनल पार्टी कहलाओगे। आइए इनको पढ़ते हैं कि क्या है। सबसे पहली कंडीशन यह है कि कम से कम 2% वोट आने चाहिए आपके लोकसभा में, और फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट्स। इसका क्या मतलब है, आइए इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूं मैं आप लोग को, नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये बोली गई है कि अगर आप एक नेशनल पार्टी बनना चाहते हो तो जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उस लोकसभा के इलेक्शन में कम से कम 2% वोट तुमको पड़े होने चाहिए। इसमें कम से कम 2% वोट तुमको पड़े होने चाहिए। अब लोकसभा में कितनी सीट है, लोकसभा में टोटल है 543 सीट्स हैं। तो इसका 2% जब तुम निकालने जाओगे, 2% ऑफ 543, तो इसका मतलब कम से कम तुम्हारे पास एटलीस्ट तुम्हें 543 का 2% होता है 11 सीट्स। यानी कि टोटल 543 में से कम तुम्हें 11 सीट्स तो जीत के आना ही पड़ेगा, तब जाके तुम एक नेशनल पार्टी कहलाओगे। पहली कंडीशन है कि टोटल लोकसभा सीट्स का 2%, और इस समय टोटल लोकसभा सीट्स कितनी 543, उसका 2% आता है लगभग 11। तो 543 में से 11 सीट जीतनी है तुमको, लेकिन इसमें एक एस्टेरिस्क है, कंडीशन है, और कंडीशन यह है कि वो 3 डिफरेंट स्टेट से होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए आपने मध्य प्रदेश से 4 सीटें जीत ली, महाराष्ट्र से 4 सीटें जीत ली, और केरला से भी आपने 4 सीटें जीत ली। लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 4 सीटें तुम्हें एमपी से मिली, 4 महाराष्ट्र से मिली, 4 केरला से मिली, टोटल कितनी हो गई 12। और उसने कहा था कम से कम 11 सीट होगी तो तू नेशनल पार्टी कहलाएगा। मेरी तो 12 हो गई दोस्त। उसने ये कहा था कि ये जो 11 सीट है वो 3 स्टेट से आनी चाहिए कम से कम, और मेरी वो 3 स्टेट से आ भी रही है, तो इसलिए मैं एक नेशनल पार्टी कहलाऊंगा, क्योंकि मैंने ये कंडीशन के साथ ये कंडीशन भी पूरी कर ली। सर व्हाट इफ कि आपको 11 सीट जीतनी थी और आप मध्य प्रदेश से जीत गए 4 सीट, और आप महाराष्ट्र से जीत गए 8 सीट, 12 हो गई है। जीतने के लिए 11 चाहिए थी, आपने 12 जीत ली है, लेकिन दूसरी कंडीशन थी कि वो 12 सीट कम से कम 3 स्टेट से आनी चाहिए। तुम सिर्फ 2 ही स्टेट से आ पा रहे हो, तो पहली कंडीशन तो पूरी कर ली, दूसरी नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम एक नेशनल पार्टी नहीं कहलाओगे। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि नेशनल पार्टी बनने के लिए टोटल लोकसभा सीट्स का 2% यानी 11 सीट, और वो भी 3 अलग अलग स्टेट से होना चाहिए, तभी तुम एक नेशनल पार्टी कहलाओगे। सर समझ गए, बहुत ही बढ़िया पढ़ा दिया, मजा सा आ गया। आपके नाम का टैटू गुदवाने जा रहे हैं हम, बनवाओ। दूसरी कंडीशन आ जाती है रिकॉग्नाइज इन स्टेट। दूसरी कंडीशन आती है रिकॉग्नाइजेशन इन स्टेट, जो ये कहता है कि अगर आप देश के 28 स्टेट में से 4 स्टेट में आपके पास स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, तो आप अपने आप ही एक नेशनल पार्टी बन जाओगे। तो 28 स्टेट में से केवल 4 स्टेट में तुमको स्टेट पार्टी का दर्जा चाहिए। अब सर स्टेट पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद आगे बताऊंगा। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि भाई आपको हमने कहा था कि 11 सीट जीतना है पहली कंडीशन में, लेकिन सर 11 सीट तो नहीं आ पा रही है, कुछ तो कम करो, हर बार आप ही के वहां से लेते हैं। चलो ठीक है, तो दूसरी कंडीशन यह कहती है कि आपको गेट एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट इन एनी 4 स्टेट एंड विन एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट्स। यानी कि ये क्या कह रहा है, अगली कंडीशन में वो ये कह रहा है कि आप सभी को, यह है कंडीशन नंबर 3, कि अगर आप 11 सीट नहीं जीत पा रहे हो तो लोकसभा के अंदर कम से कम तुम 4 सीट जीत लो। अगर 11 नहीं जीत पा रहे हो तो 4 सीट जीत लो। लेकिन इसकी दूसरी कंडीशन यह है कि गेट एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट इन 4 और मोर स्टेट्स। यानी कि 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में 6% से ज्यादा तुम्हें वोट मिलने चाहिए।
यानी कि मान लेते हैं इसकी दूसरी कंडीशन ये कहती है कि आपके पास मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार, ये 4 स्टेट है और इन चारों की चारों स्टेट में 100-100 सीटें हैं। तो इसने कहा है कि 6% से ज्यादा वोट मिलना चाहिए तुम्हें इन 4 स्टेट में। तो अगर 2 सीटें हैं तो इसमें मान लेते हैं कि तुम्हें 7% वोट मिल गया, यहां पे तुमको मान लेते हैं 8% वोट मिल गया, यहां पे तुमको मान लेते हैं फिर 7% वोट मिल गया, यहां पे तुमको मान लेते हैं फिर 8-9% वोट मिल गया। तो तुम 11 सीट नहीं जीत पाए लेकिन तुमने 4 सीटें जीत ली है और साथ ही साथ 4 स्टेट में तुम्हारा जो वोट शेयर है वो 6% से ज्यादा था। 6% से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा कितना ही ज्यादा हो चल जाएगा और कम से कम 4 स्टेट में होना चाहिए। तो अगर तुमने ये दोनों कंडीशन भी पूरी कर ली तो तीसरे पॉइंट के अनुसार तुम देश की एक नेशनल पार्टी कहलाने लायक होगे। ठीक है सर, मजा आ गया। अब देश में इस समय कितनी नेशनल पार्टी है? एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो देश के अंदर टोटल 6 रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी है, जिसमें देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी 1885 की है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना एक ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर ने करी थी जिनका नाम था A.O. ह्यूम ने। इसके बाद दूसरी जो नेशनल पार्टी बनी वो थी CPIM। एक बहुत ही फनी किस्सा बताता हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और उस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में से कुछ लोग थे, उन्होंने कहा हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगती, हम अलग पार्टी बनाएंगे। और CPI में से कुछ लोगों ने अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बना ली जिसका नाम बन गया CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। आज की तारीख में CPIM एक नेशनल पार्टी है, लेकिन जिससे ये टूट के अलग हुए CPI, वो एक नेशनल पार्टी नहीं बची है। CPIM की बात करें तो इनकी पॉलिटिक्स जो है वो आपको केरला, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा जैसे स्टेट्स में देखने को मिलेगी। हो सकता है शायद आपने इनका नाम ना सुना हो। तीसरी नेशनल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, 1980 में पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। अगली नेशनल पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसे कांशीराम जी ने बनाया था 1984 में। इसके अलावा अगली जो पॉलिटिकल पार्टी जो कि एक नेशनल पार्टी का दर्जा है वो है आम आदमी पार्टी, जिसके फाउंडर है श्री अरविंद केजरीवाल जी, 2012 में इन्होंने बनाई थी। तो ये दो, और इसके अलावा एक और लास्ट आपको समझनी है, वो है नेशनल पीपल्स पार्टी NPP, जिसके फाउंडर है PS संगमा जी, जिसको 2012 में बनाया गया था। ये 6 पॉलिटिकल पार्टी एट प्रेजेंट भारत की नेशनल पार्टी हैं। यानी कि वो जो मैंने तुम्हें 3 क्राइटेरिया बताए थे ना, उन तीनों में से किसी ना किसी एक पॉइंट को ये पूरा कर रहा है। अब 2 पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी NCERT में है, लेकिन अब वो देश की नेशनल पार्टी नहीं बची है, पहले थी अब नहीं है। वो है एक तो CPI, जैसा कि मैंने आपको बताया, और दूसरी है AITC। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी पहले थी नेशनल पार्टी, लेकिन अब वो 3 पॉइंट में से ये एक भी पॉइंट पूरा नहीं कर पा रही थी, तो अब ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी एक नेशनल पार्टी नहीं बची। ठीक है सर, नेशनल पार्टी तो मजा सा आ गया। अब आप बता दीजिए स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगेन स्टेट पार्टी बनने के लिए भी नीचे दिए गए 3 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट तुमको फुलफिल करना पड़ेगा, एनी वन, और तुम स्टेट पार्टी कहलाओगे। पहला पॉइंट आता है वोट शेयर, जो कि ये कहता है गेट एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट इन द स्टेट, लोकसभा और असेंबली, एंड विन 2 असेंबली सीट और 1 लोकसभा सीट। इसका क्या मतलब है, आइए इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूं। इसका यह मतलब है दोस्तों कि आपको अगर स्टेट पार्टी बनना है तो पहला पॉइंट यह कहता है कि कम से कम एटलीस्ट 6% तुमको वोट्स मिले होने चाहिए, एटलीस्ट तुमको 6% वोट मिले होने चाहिए। और इसके साथ 6% वोट के साथ, अब ये 6% वोट किसकी बात हो रही है, ये 6% वोट तुम चाहो लोकसभा में तुम्हें 6% वोट मिल जाए, या फिर विधानसभा में तुम्हें 6% वोट मिल जाए, दोनों में से किसी में भी तुम्हें 6% वोट पड़े होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन यह है कि या तो तुम 2 सीट जीत जाओ अपनी विधानसभा में, 2 सीट जीत जाओ इन विधानसभा, और या तो तुम 1 सीट जीत जाओ इन लोकसभा। तो या तो 6% वोट के साथ 2 सीट जीत जाओ विधानसभा में, या तो 6% वोट शेयर के साथ 1 सीट जीत जाओ लोकसभा में।
तो ये पहली कंडीशन है, अगर आपने ये पूरी कर ली तो आप देश की स्टेट पार्टी कहलाओगे। चलो ठीक है सर, पहला पॉइंट तो हमें समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सीट्स इन असेंबली, यानी कि when at least 3% of total seat in the state legislative assembly or 3 whichever is higher। इसका ये मतलब है कि मान लेते हैं सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि या तो तुम 3% वोट मिल जाए तुम्हें, और या तो तुम 3 सीट जीत लो। इसमें से जो भी हायर होगा, whichever is higher, तो भाई 3% वोट अगर ये ज्यादा होता है या 3 सीट ये ज्यादा होता है, दोनों में से जो ज्यादा होगा तुमको वो करना होगा, और अगर तुमने वो कर लिया तो भी तुम एक स्टेट पार्टी कहलाओगे। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है, सीट इन लोकसभा फ्रॉम दैट स्टेट। आखिरी पॉइंट ये कहता है मेरे दोस्त, आखिरी पॉइंट ये कहता है कि विन एटलीस्ट 1 लोकसभा सीट फ्रॉम दैट स्टेट। यानी कि तीसरा पॉइंट ये कहता है कि तुम अगर चाहते हो मध्य प्रदेश की स्टेट पार्टी बनना चाहते हो, स्टेट पार्टी बनना चाहते हो, तो लोकसभा में तुम्हारे पास एक सीट होनी चाहिए, और वो एक सीट कम से कम एमपी से होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास एक सीट एमपी से है लोकसभा में, तो भी तुम उस स्टेट की स्टेट पार्टी कहलाओगे। तो ये 3 कंडीशन 1 2 3, इन तीनों में से तुमने कोई सी भी पूरी कर ली तो तुम उस स्टेट की स्टेट पार्टी कहलाओगे। और अगर इन 3 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन तुमने 4 स्टेट से पूरी कर ली, तो मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं कि अगर 4 स्टेट से पूरी कर ली दोस्त, तो तुम 4 स्टेट से पूरी कर ली तो तुम मेरी जान, तब तुम एक नेशनल पार्टी कहला जाओगे। ठीक है, तो नेशनल पार्टी बनने के लिए और स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है वो सब मैंने तुमको बता दिया। अब टोटल तुमको 2-3 स्टेट पार्टी के नाम पता होने चाहिए, जैसे कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कि सिक्किम की पॉलिटिकल पार्टी है, बीजू जनता दल जो कि उड़ीसा की पॉलिटिकल पार्टी है, और मिजो नेशनल फ्रंट जो कि मिजोरम की नेशनल स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है। ये 2-3 नाम याद कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आगे आ जाते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये आखिरी टॉपिक है, क्या क्या चैलेंजेस एक पॉलिटिकल पार्टी को देखने पड़ते हैं। तो सबसे पहली बात बताइए, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन अ पॉलिटिकल पार्टी। इसका क्या मतलब है? मतलब कि ये कि हमने डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके, वोटिंग देके, जिस आदमी को सबसे ज्यादा वोट मिले वो आदमी देश का वो आदमी वहां का विनर कहलाएगा, या तो वो सांसद बन जाएगा या तो वो विधायक बन जाएगा। लेकिन सांसद विधायक बनना तो एक बात हो गई, क्या अब वो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा? उसकी पॉलिटिकल पार्टी ये डिसीजन कैसे लेती है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी से कौन स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा? क्या उसके लिए उसकी पॉलिटिकल पार्टी में वोटिंग हो रही है या फेवरिज्म चल रहा है, किसी एक को ही बनाया जा रहा है बार बार कैंडिडेट? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज देखा गया है पॉलिटिकल पार्टी को सामने। सेकेंड बात बताई गई है डायनेस्टिक सक्सेशन। हमारे देश में ऐसी कई सारी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें परिवारवाद है। आज मुझे टिकट मिली हुई है क्योंकि मेरे पिताजी इस पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता थे, मेरे पिताजी को टिकट मिली हुई थी क्योंकि मेरे दादाजी इस पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता थे। तो परिवारवाद के कारण आम पब्लिक को हो सकता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी टिकट ही ना दे रही हो, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इसके बाद आ जाता है मनी एंड मसल पावर। देखा गया है कि किस तरीके से इलेक्शन में पैसों का इस्तेमाल करके भी कुछ कैंडिडेट जीतते हैं। लोगों को पैसा देके उनका वोट खरीद लिया, शराब देके वोट खरीद लिया, साड़ी देके वोट खरीद लिया, जो कि इल्लीगल है। कभी कभी मसल पावर का इस्तेमाल करके, गुंडाई करके, हुड़दंग दिखा के वोट ले लेते हैं, लोगों को धड़ा धमका के वोट ले लेते हैं। तो यह भी देखा गया, यह भी एक चैलेंज है। अगली बात आ जाती है मीनिंगफुल चॉइसेस टू वोटर्स। अब मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ने अपना अपना कैंडिडेट उतारा, लेकिन मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूं उसको वोट देना जो IITian हो, या जो डॉक्टर हो, या जिसने IIM से मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रखी हो, या जो PhD होल्डर हो, या जिसने कोई स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा काम किया हो, या जो आर्मी का ऑफिसर हो। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुझे एक अच्छा चॉइस दे ही नहीं रही है। अब मुझे इन्हीं में से जो सबसे कम खराब है मैं उसको वोट दे पा रहा हूं।
क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं अच्छी वाली। तो ये भी एक समस्या दी गई है दोस्तों, ठीक है। अब आ जाते हैं व्हाट आर द रिफॉर्म्स फॉर पॉलिटिकल पार्टी। इतनी प्रॉब्लम्स हैं सर, कुछ ठीक हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। सर ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, मैं इसको समझाता हूं तुमको। मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से कैंडिडेट उतारा, ठीक है। अब उस कैंडिडेट का क्या नाम था, कौन था, लड़का था, लड़की था, बुजुर्ग था, जवान था, कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने केवल एक पॉलिटिकल पार्टी के कारण उस कैंडिडेट को खूब वोट दिए, खूब वोट दिए, खूब वोट दिए। सर ये तो एक चीज हो गई। अब क्या हुआ, उस कैंडिडेट ने भोपाल से इलेक्शन जीत लिया इस पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे, और इलेक्शन जीतने के बाद वो कैंडिडेट जो था उसने कहा अच्छा चलता हूं दूसरी पार्टी में, याद रखना। यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ा, जीता, और जीतने के बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला गया। तो क्या ये अलाउड होना चाहिए? अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ वो अलाउड नहीं है। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़के जीत के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हो, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वापस से इलेक्शन होगा, बाय इलेक्शन होगा, केवल वही इलेक्शन होगा। फिर पूरे एरिया में इलेक्शन नहीं होगा, केवल भोपाल में इलेक्शन होगा कि भोपाल के कैंडिडेट ने ये किया। अगर तुम इतने ही बल्लम हो तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जीत के दिखा दो। समझ गए आप? तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक से आप चुनाव लड़के जीत जाओ और जीतने के बाद आप दूसरे में चली जाओ। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी इन क्रिमिनल केसेस, यानी कि अब पॉलिटिशियंस को अपनी प्रॉपर्टी कितनी है, कोई क्रिमिनल केस है क्या, कैसा क्रिमिनल केस है, इसकी डिटेल्स देनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कोई अगर आपने सीरियस क्राइम कर रखा है तो वो आपको तुरंत रोक देंगे, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों फाइल एंड इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कि कैंडिडेट के पास कितनी संपत्ति है तो बताना ही है, पॉलिटिकल पार्टी के पास कितना पैसा है आ रहा है चंदा से, फिर उस पैसे का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी उनको बताना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसके बाद आ जाता है इंटरनल डेमोक्रेसी। ये हम चाहते हैं हो, लेकिन ये अभी हुआ नहीं है, तो ये हमारा एक सजेशन है कि ये भी कर दीजिए। इसके अलावा सीट्स टू वुमेन एंड बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब यहां पर अगेन पॉलिटिकल पार्टीज को कायदे से एक कॉन्स्टिट्यूशन में नियम होना चाहिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इतनी वुमेन को सीट देनी होगी, इतनी एससी एसटी को सीट देनी होगी, इतनी ओबीसी को सीट देनी होगी, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है, ठीक है। तो अपन देती है पॉलिटिकल पार्टी सीट्स, देती है पॉलिटिकल पार्टी ऐसे कैंडिडेट को टिकट, लेकिन एक रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है कि कम से कम इतने होने चाहिए। इसके बाद आ जाता है क्वालिफिकेशन एंड प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ पॉलिटिशियन। अगर आज मैं फिजिक्स वाला मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरा प्रॉपर इंटरव्यू हुआ, मेरा एक टेस्ट हुआ, मेरे कई डेमोज हुए, उसके बाद मुझे एक बैच दिया गया, उसमें पढ़ाने के बाद मुझे एक यूट्यूब चैनल दिया गया, उसके बाद मैं आज आपके सामने यहां खड़ा हूं। तो ऐसा नहीं होता कि कल को आए किसी लड़के को उठा के एकदम से लाखों बच्चों को पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया जाए। 10वीं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, तो अगर 10वीं जैसी क्लास को पढ़ाने के लिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे इतने टेस्ट लिए हैं, तो देश का प्रधानमंत्री, देश का चीफ मिनिस्टर, प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये सब चीजें बनने के लिए भी तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए ना, कि कम से कम आपकी डिग्री इतनी होनी चाहिए। अगर आप देश के हेल्थ मिनिस्टर बनना चाहते हो तो कम से कम खुद डॉक्टर होना चाहिए। देश के आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनना चाहते हो तो कम से कम खुद ने कोई जीवन में स्पोर्ट्स खेला होना चाहिए। तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए, ऐसा किताब सजेस्ट करती है। और लास्ट, मॉनिटरिंग ऑफ फाइनेंस एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ पॉलिटिशियन। वो पॉलिटिशियन के फाइनेंसेस को ध्यान में रखो, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितने पैसे का इसने क्या किया, साथ ही साथ वो एथिकली क्या कर रहा है, कहीं वो अपनी स्पीच में, अपने जलसे में, अपनी एडवर्टीजमेंट में कुछ मिसगाइड तो नहीं कर रहा है लोगों को। ये सारी चीजें भी करनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वाला चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 4 ऑफ पॉलिटिकल साइंस विच इज पॉलिटिकल पार्टीज, समाप्त होता है। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर यहां तक देख लिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में #day4 कंप्लीटेड जरूर लिख के जाइएगा। ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट छोड़ के जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरा दिन बना देता है।
मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, आखिरी चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। दोस्तों पूरा हाथी निकल गया, बस एक पूछ बाकी है। बस इसी तरीके से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और तुम्हारी मेहनत तुम्हें रंग देगी। मिलते हैं कल दोस्तों। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।